हफ्ते की पॉजिटिव शुरुआत के लिए हो जाइए तैयार। दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले संकेत। अमेरिका में रही शानदार रिकवरी, लेकिन एशियाई बाजारों का जोश थोड़ा ठंडा होता हुआ दिखा। लेकिन भारतीय बाजारों की शुक्रवार की रिकवरी क्या आज और आगे बढ़ेगी? कैसा रहेगा आज का ट्रेड? क्या होगा सेटअप और कैसे करें आप अपनी स्ट्रेटेजी? इस पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। आज दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मुंबई स्टूडियो से मैं हूं दीपांशु भंडारी। और हालांकि सेम स्टूडियो में अनिल सर और मैं नहीं हैं, बट बाजार की बात पर तो हमारा पूरा फोकस हर बार की तरह रहेगा। ढेरों बातें करनी है सर, और नए हफ्ते की भी शुरुआत है। सबसे पहले तो बताएं आज के ट्रिगर्स आपको क्या कह रहे हैं? अमेरिकी बाजारों में भरपूर तेजी हुई है दीप, और जमकर तेजी हुई है। जहां हम उम्मीद कर रहे थे शुक्रवार को हमारे बाजारों के बंद होने के बाद डाउ फ्यूचर्स आपको कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, करीबन पौने 200 पॉइंट। उसके मुकाबले में 450 500 अंक 480 अंकों की बड़ी तेजी दिखी है डाउ में। इसके अलावा आज ओपेक प्लस की बैठक है और इस बैठक में कच्चे तेल के डायरेक्शन पर आगे पता चलेगा। लेकिन $80 के बेहद करीब थोड़ा सा नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है कच्चा तेल। और इस बीच क्वार्टरली अपडेट आते हुए दिख रहे हैं, और स्पेशली बैंक्स एनबीएफसी के जो क्वार्टरली अपडेट आते हुए दिख रहे हैं वो कमाल के हैं। एचडीएफसी लिमिटेड ने जो दिखाया है दमदार प्रदर्शन, वो आज बाजार का जोश बढ़ाता हुआ दिखेगा। जोश बढ़ाते हुए दिखेंगे सारे के सारे शुगर शेयर। एथेनॉल बनाने पर जो सरकार की तरफ से इंसेंटिव है, जो रियायत दी जाती है शुगर कंपनियों को, वो दुगुनी कर दी गई है। यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इथेनॉल बनाएं, इस पर सरकार का पूरा फोकस है। क्लीन और ग्रीन फ्यूल पर, ये आपके लिए। तो आज ये 4 बड़े ट्रिगर्स हैं। इनके दम पर आप देख सकते हैं शुगर कंपनियां, बैंक्स, एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां आज दमदार प्रदर्शन करने की तैयारी में है बाजार में। जी बिल्कुल सर, तो ढेरों ट्रिगर्स हैं और येस बैंक के भी अपडेट अभी अभी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं, तो वहां पर भी रखी नजर। पर बढ़िया अपडेट्स हैं सर, और इसके बारे में आपसे जानना है। साथ ही फ्राइडे को मुझे याद है क्लोजिंग के समय जब आपसे हम स्ट्रैटेजी ले रहे थे, तो आपने कहा था कि ग्लोबल बाजार यहां से अच्छी प्रदर्शन दिखा सकते हैं। आपने स्पेशली कहा था यूएस मार्केट्स जो ट्रेंड है अब बाउंस बैक ही आना चाहिए, और बिल्कुल हमने फ्राइडे को वैसे ही देखा। करीब 500 पॉइंट्स का उछाल था डाउ पर आज सुबह थोड़ी सुस्ती दिख रही है ग्लोबल मार्केट्स में। और एवरग्रैंड जो चाइना की हमेशा प्रॉब्लम बनी हुई है, हालांकि चाइना के बाजार बंद है, पर हांगकांग में एवरग्रैंड के शेयर्स की ट्रेडिंग को सस्पेंड कर दिया गया है। सर, खबर आ रही है कि शायद बॉन्ड डिफॉल्ट को लेकर कुछ चिंताएं वहां पर बन रही हैं, जिसकी वजह से अभी थोड़ा ग्लोबल मूड बिगड़ते हुए दिखा है। कैसे समझे सर इस ग्लोबल पिक्चर को? जो फ्राइडे को आपने कहा था बाउंस बैक आना है, वो तो आते हुए भी दिखा। दीप, आप सही कह रहे हैं एकदम कि जिस तरह से एवरग्रैंड वाला मामला है, उसको लेकर थोड़ी सी एशिया की कमजोर शुरुआत होती हुई दिखी। अदरवाइज इससे बढ़िया संकेत मिल नहीं सकते थे ग्लोबल मार्केट से कि कहाँ अमेरिका में आपको आशंका हो कि एक कमजोरी भरा सेशन होगा, 150-200 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स, और कहाँ 500 पॉइंट की बड़ी छलांग डाउन ने लगाई है। और न सिर्फ डाउन ने लगाई, बल्कि बाकी जगह भी आपको अच्छी मजबूती होती दिखी है। लेकिन मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, आपकी स्क्रीन पर जितने इंडेक्स दिख रहे हैं आपको, सब छोड़ दीजिए दीप, सिर्फ एक को देखिए जो हमारे काम का है, वो है सिंगापुर। आप देखिए स्ट्रेट टाइम्स करीबन 1.25% मजबूत नज़र आ रहा है। तो जो चीज़ अच्छी है, जो चीज़ पॉजिटिव है, वहाँ पर नज़र रखिए। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि धीमे धीमे एसजीएक्स निफ्टी बिल्कुल फ्लैट होता हुआ दिखा है। और अगर सुस्त शुरुआत होती दिखे, कमज़ोर शुरुआत होती दिखे, तुरंत लपक लीजिए, किसी का इन्विटेशन का इंतज़ार मत कीजिए। और वो क्यों करना है वो मैं बताऊँ। एवरग्रैंड को लेकर इसमें कोई डाउट नहीं कि एवरग्रैंड अगर डिफॉल्ट करता है तो वो बाजार में एक थोड़ा झटका दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। लेकिन वो डिफॉल्ट करेगा, ये बात कर सकता है, ये बात लगभग सबको पता है। तो अचानक से नहीं आया। जब अचानक से आया था तो एक रिएक्शन पूरे ग्लोबल मार्केट्स ने दिया था जब चीन के बाजार बंद थे, करेक्ट। अब चीन के बाजार खुले हैं, आज बंद है भले, लेकिन खुलने के बाद चीन के बाजारों का जो रिएक्शन आना था वो आ चुका। सो अब अगर डिफॉल्ट होता है तो थोड़ा बहुत 1-2 दिन का मामला हो सकता है ग्लोबल मार्केट्स के लिए, थोड़े करेक्शन के तौर पर। सो अपने सिंपल एक ही फॉर्मूला रखना है, और वो ये कि ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे पर आएंगे तो वहाँ पर भले ही अच्छी खबरें आए, कुछ भी आए, प्रॉफिट बुक करना है। निचले सिरे पर आए तो वहाँ पर फिर से खरीदारी करनी है। न जब गिरे तो बहुत डरना है, न बढ़े तो बहुत चढ़ना है। सिंपल सी बात है, और वही स्ट्रेटेजी अब भी काम करती हुई दिख रही है। जब गुरुवार को आप देखिए जिस तरह से लोग डर रहे थे कि अरे क्या होगा क्या नहीं होगा, बाजार बड़े खराब है, हम ये कह रहे थे कि आप डरिए मत, चिंता मत कीजिए, कोई खास बात नहीं। शुक्रवार का भी यही हाल था। लोअर लेवल पर अगर डरेंगे तो मज़ा नहीं है। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, नो डाउट 480 पॉइंट की तेजी हुई है, जो हमें लग भी रहा था कि शुक्रवार को या ज़्यादा से ज़्यादा सोमवार तक अमेरिकी बाजार अपना करेक्शन पूरा कर लेंगे। अमेरिका में भी अच्छा करेक्शन, हेल्दी करेक्शन हो चुका है। सो ऐसा नहीं कि अमेरिकी बाजार भी कोई एक तरफा गिर जाएंगे। और ऐसे में कई सारे इंपॉर्टेंट डेटा इस हफ्ते आने वाले हैं, कई सारी इवेंट्स हैं, उनके चलते अमेरिकी बाजारों में उतार चढ़ाव रह सकता है। तो आज 480 पॉइंट बढ़ा है, थोड़ा बहुत 100-125 आपको डाउ फ्यूचर्स नीचे दिख रहे हैं। यही मिला जुला ट्रेड आपको ग्लोबल मार्केट्स का दिखेगा।
कभी ऊपर कभी नीचे, और इस लिहाज से आपको ये पूरा हफ्ता इसी तरह से निकालना है अहम डेटा के को देखते हुए। मेरा ये समझना है न अमेरिकी बाजारों की तेजी से बहुत ज़्यादा आपको उत्साहित होना है, न कमजोरी से बहुत ज़्यादा डरना है। जब गिरे तो हम ज़्यादा गिरे नहीं, और जब बढ़े तो हम बेतहाशा अनाप शनाप नहीं बढ़ेंगे। तो बिल्कुल अभी भी संयमित तरीके से आराम से बाजार को ट्रेडिंग रेंज में समझकर धीमे धीमे लेवल्स का इंतजार करके आपको ट्रेड लेना है। सिंपल ये स्ट्रेटेजी रखनी है। और ग्लोबल मार्केट्स में भी कोई खास चिंता की बात नहीं है। अमेरिका बहुत मजबूत था, इसलिए हम बहुत उत्साहित नहीं है। चीन, हांगकांग खराब है, इसलिए हम बहुत डरे हुए नहीं। हम अपने हिसाब से अपने लेवल, अपने मार्केट के हिसाब से ट्रेड करेंगे। ग्लोबल मार्केट्स पर एक नज़र रखनी है, एक आंख उधर, एक आंख हमारे बाजारों पर। बिल्कुल, तो थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स में उतार चढ़ाव रहेगा, पर हमारे बाजार है मजबूत, नजर रखेंगे दोनों एक्शंस पर। और जैसा अनिल जी ने कहा, काफी इवेंट ड्रिवन हफ्ता है, काफी सारा डेटा आने वाला है, तो वहां पर भी आपको रखनी पड़ेगी नजर। पर सर, एक नजर रखनी है बैंक्स और फाइनेंशियल्स पर, जो आपने ऑलरेडी पिछले 2 हफ्ते से आप बात कर रहे हैं कि इस तिमाही के जो नतीजे आने वाले हैं फाइनेंशियल्स के, वो दमदार रहने वाले हैं। और जिस तरह का अपडेट एचडीएफसी लिमिटेड ने डाला है, बाजार की दिग्गज, एनबीएफसी की दिग्गज, साथ ही सीएसबी बैंक, फेडरल बैंक, इवन एवेन्यू सुपरमार्ट, अगर आप कंजम्पशन की बात करें, जबरदस्त अपडेट आते हुए दिख रहे हैं सर। दीप, आपको याद होगा 1 हफ्ते 10 दिन से हम लगातार यही बोल रहे हैं कि ये तिमाही और ये तिमाही रिजल्ट्स बैंक्स के नाम है, राइट। इस बार के जो रिजल्ट्स आएंगे वो, और उसके बाद आप देखिए बैंक निफ्टी 38,000 के पार भी निकला है। और वो बैंक निफ्टी का जो लास्ट लेग आया तेजी का, और अब की बार एक चीज़ आप और नोट करिए, बैंक निफ्टी कोई खास करेक्शन नहीं दिखा रहा। पहले गिरने में सबसे आगे होता था, सबसे ज़्यादा गिरता था निफ्टी के दूसरे सेक्टर्स के मुकाबले में। अब बैंक निफ्टी में वो रेजिलियंस दिख रही है आपको। गिरावट में उतनी तेज़ गिरावट नहीं दिख रही है, और नहीं, और परसेंटेज में तो और भी कम। सो मेरा ये समझना है बैंक्स, एनबीएफसी आउट परफॉर्म करेंगे। आपको जो समझ में आए वो लीजिए। आपको पिरामल समझ में आता है पिरामल लीजिए, आपको श्रीराम ट्रांसपोर्ट समझ में आता है वो ठीक है, आपको चोलामंडलम समझ में आता है, वहाँ दिक्कत नहीं है। आपको हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में एचडीएफसी लिमिटेड पसंद आता है वो लीजिए, कैनफिन, एलआईसी हाउसिंग, जो आपके समझ में आए। बेसिकली बात यह है कि तेजी है, इस बस एक ही दिक्कत होती है, और वो ये कि आमतौर पर ये सेक्टर ऐसा है, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और बैंक्स, जो वोलेटाइल रहती है, थोड़ा ऊपर नीचे ज़्यादा होती है। अब ये इसकी फितरत है, आदत है, इनका कैरेक्टर है, तो ये तो रहेंगे ही। इस लिहाज से आप उतना ही खरीदें जितना आप अपनी पोजीशन को आराम से संभाल पाए। बस एक चीज़ आप ध्यान रख लेंगे तो अब से लेकर पूरे रिजल्ट सीजन में आपका बैंक्स, एनबीएफसी में और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में पैसा बन जाएगा। व्यू पॉजिटिव साइड पर रखिए, गिरावट में खरीदिए, ये आपके लिए बेहतर होगा। जो नंबर्स आए वो कमाल के हैं। मतलब आप अभी जितने कॉर्पोरेट से बात करें, हर कॉर्पोरेट ये बोल रहा है कि मतलब हमारा प्री कोविड पीरियड जो था उससे बेहतर हम काम कर रहे हैं। कोविड के पहले हम जितना करते थे उससे ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं, पहली चीज़। कुछ कॉर्पोरेट्स ऐसे हैं जो 20 से 25% ऐसे हैं जो वो ये कह रहे हैं कि कारोबार के लिहाज से इस समय जो हमारा समय है वो लाइफ टाइम बेस्ट है। इतना बढ़िया समय हमें बिजनेस के लिहाज से कभी मिला नहीं। तो अगर ऑन एन एवरेज आप ये मानकर चलें, सारे कॉर्पोरेट्स प्री कोविड लेवल से ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं, और कुछ कॉर्पोरेट्स अगर 15, 20, 25% ऐसे हैं जो लाइफ टाइम बेस्ट पीरियड में चल रहे हैं, तो फिर डरने घबराने की जरूरत नहीं है, और वहीं पर आपको फोकस करना है। तो मेरा ये समझना है बहुत ही बढ़िया नंबर्स है, और इन नंबर्स के दम पर आज आपको फिर से इन सारे स्टॉक्स में एक्शन भरपूर दिखेगा, बैंक्स, एनबीएफसी और साथ ही साथ हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां। जी बिल्कुल, तो बैंक्स, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस, यहां पर आपको रखनी है नजर, बाजार के एक्शन पर रखनी है नजर। इवेंट पैक्ड हफ्ता होने वाला है, और हर बार की तरह अनिल जी, आपकी स्ट्रैटेजी और आपके लेवल्स की रीडिंग जानना जरूरी है। तो बताएं सर, थोड़े सुस्त ग्लोबल संकेत इस समय दिख रहे हैं, कैसे देखें आज के सारे संकेतों को? ग्लोबल संकेत मैंने न्यूट्रल रखे हैं, लेकिन दीप मैं ईमानदारी से बताऊं, बहुत भारी मन से मैंने न्यूट्रल रखे हैं। मुझे मन ही नहीं हो रहा था, मन तो ऐसे ही कर रहा था। दिल से आप मुझे पूछोगे तो मैं कहूँगा ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है, लेकिन कभी कभी दिमाग भी लगाना पड़ता है कि चलो ठीक है, एवरग्रांड की चिंता है अपने थोड़ा। अगर हम स्पेशली अगर मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रण में नहीं रखूंगा, ग्रीड और फियर वाले जो दो इमोशंस हैं कि उसमें बहुत बुलिश या बहुत बेरिश होने वाली, तो फिर बाकी का क्या। तो इसलिए मैंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करते हुए न्यूट्रल रखा है दिमाग से, लेकिन दिल से तो ग्लोबल संकेत मेरे लिए पॉजिटिव है। एफआईएस के संकेत न्यूट्रल साइड पर हैं, घरेलू फंड्स के संकेत हल्के नेगेटिव है, बहुत कोई खास नहीं, हल्के फुल्के नेगेटिव मानकर चलें। वायदा कारोबार के संकेत बेहतरीन हैं, पॉजिटिव है, शानदार हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सेंटीमेंट भी न्यूट्रल से थोड़ा पॉजिटिव साइड पर है। मैंने कहा एक दिन और देख लेते हैं, उसके बाद पॉजिटिव कर लेंगे, लेकिन वैसे न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड है, और ट्रेंड पॉजिटिव था,
पॉजिटिव है और उम्मीद करें आज 3:30 बजे तक और कल के लिए भी पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि कुछ अहम लेवल ऐसे हैं जिनके नीचे बाजार बंद होने वाला नहीं है। और आप एक बात निश्चिंत रहें दीप, जब जब भी लोगों को डर लगेगा कि बाजार खराब होने वाला है, टूटने वाला है, टॉप बना चुका है, नीचे गिरने वाला है, अब क्या होगा, तब मेरी वो एक लाइन ज़रूर आ जाएगी कि इस लेवल के नीचे बंद होने पर ही ट्रेंड पॉजिटिव से न्यूट्रल होगा। आज तक का तो रिकॉर्ड ये है दीप कि जब जब वो लाइन लिखकर डाली है तब तक उस लेवल को बाजार ने तोड़ा नहीं है। और वो लाइन आपके लिए शुक्रवार को भी यही थी, 17,275 17,350 मजबूत सपोर्ट जोन है। जब तक इस रेंज के नीचे बंद ना हो डरिए घबराइए मत, बंद होना तो दूर की बात है, वहाँ तक पहुँचे भी नहीं। इसलिए वो लाइन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, चिंता न करें। जिस दिन बाजार खराब होंगे, कई बार लोग बोलते हैं कि आप मंदी क्यों नहीं बोलते हैं, आप हमेशा तेज़ी की बात करते हैं। मैं बोला यही 1.5 साल पहले आप सब लोग ये बोलते थे मैं हमेशा मंदी की बात करता हूँ, तेजी की बात नहीं करता हूँ। जब नहीं लेना है नहीं लेना है इतना जोर जोर से चिल्ला के बोला, तब सब बोलते थे कि आप सिर्फ मंदी की बात कर। तो मैं कौन हूँ तेजी या मंदी की बात करने वाला? जो मार्केट मुझे कहता है, जो डेटा मुझे कहता है, मैं वो कहता हूँ, वही करता हूँ। क्योंकि इस वीकेंड पे दिल्ली में काफ़ी लोगों से मिलना हुआ तो कई लोग बोल रहे हैं आप मंदी बोलते ही नहीं है। और मैंने कहा बोलूँ कैसे, हो तब तो बोलूँ ना। मतलब खाली अगर किसी की बस मिस हो गई, कोई ले नहीं पाया और वो ये चाहता है उसकी वजह से मैं मंदी बोलूं, तो पहली चीज़ तो ये कि अगर आप चाहें उसके लिए मैं मंदी बोलूं तो मैं बोलूँगा नहीं। दूसरा, आपकी जो बड़ी गलतफहमी कि मेरे बोलने से मंदी हो जाएगी, तो ऐसा गलतफहमी आपकी होगी, मेरी तो नहीं है। सो हम सिंपल जो बाज़ार का ट्रेंड है, बाज़ार का डेटा है, बाज़ार का फॉर्मेशन है, वही हम बताते हैं, वही बताने की कोशिश करते हैं। तो जिस दिन मंदी वाला माहौल दिखेगा कि लगेगा वाकई में बाजार खराब होने वाले हैं, तो बोलेंगे ना, क्यों नहीं बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि, लेकिन अब वो जो ख्वाब में अपने ना मार्च 2020 वाली मंदी है वो निकालनी पड़ेगी, वैसे आने वाला नहीं है। ऐसा समय है ना, वंस इन अ लाइफ टाइम देखने को मिलता है। जो ऐसी अपॉर्चुनिटी बाजार बहुत कम देता है कि आपको मतलब है ना औने पौने दामों पर, मतलब मुफ्त में, एक तरह से जिसे मुफ्त में कह सकते हैं कि मुफ्त में आपको शेयर मिल रहे हो। सो वो उस एक्सट्रीम से रियलिस्टिक सिचुएशन में आना पड़ेगा कि अभी जैसा है जो है। तो फिलहाल हमारा एक ही फॉर्मूला है कि जब तक किसी अहम लेवल के नीचे बाजार बंद नहीं होता तब तक चिंता मत कीजिए, तेजी में रहिए। बिल्कुल, तो लेवल्स हैं आपके अहम इस समय, कोई वहां पर परेशानी की बात नहीं है, ट्रेंड पॉजिटिव है। बल्कि आज अगर आप देखें तो सिर्फ एक नेगेटिव है, बाकी सारे ट्रेंड्स आपको न्यूट्रल या पॉजिटिव ही दिखेंगे। तो फिर लेवल्स की बात करते हैं सर, बड़े जोन्स क्या निकल कर आ रहे हैं आज के? 17,450 17,500 दिन के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है। इसके नीचे जाने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी ग्लोबल मार्केट्स के मूड माहौल को देखते हुए 17,325 17,400 आपके लिए स्ट्रॉन्ग बाय जोन के तौर पर काम करेगा। और यहाँ पर आपको करना है फोकस। ऊपर की तरफ 17,575 17,625 वो रेंज है जहाँ तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है और इस रेंज के आसपास खुलना चाहिए। और इस रेंज में खुलने के बाद, वक्त बिताने के बाद अगर मजबूती और बनी तो 17,700 17,750 तक पहुंचेगा और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली दोनों करनी चाहिए। ये बात हुई निफ्टी की। अब आइए बैंक निफ्टी, 36,850 37,000 बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जो है दिन के लिए। इसके नीचे जाने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी एक रेंज और आप हाथ में रख लें बैंक निफ्टी की, और वो होगी आपके लिए 36,550 36,650, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं ऑनेस्टली। ऊपर बहुत छोटा सा लेवल है 37,300 37,400। एक्चुअली मैं सोचा था ये दूं ना दूं, फिर मैंने दे दिया। वैसे 37,400 के आसपास ही खुलने चाहिए। उसके बाद 37,675 से 37,825, ये 150 पॉइंट की रेंज ऐसी है दीप जहां पर जाकर थोड़ा सा बैंक निफ्टी रुक सकता है। इसको पार किया 37,850 को तो फिर 38,000 38,300 की रेंज में जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। तो फिलहाल आज के लिए 37,825 850 तक की यात्रा बैंक निफ्टी की तरफ से होने की संभावना। ये आपके लिए बड़े जोन हो गए आज के लिए। जी दीप। बिल्कुल, तो नजर रहेगी सर बड़े जोन सा आपके लिए आज की। दिन की बात करें तो ट्रेडिंग रेंज क्या निकल कर आ रही है फिर? ट्रेडिंग रेंज की बात करते करते दीप एकदम से वो वापस बड़े बड़े लेटर में स्क्रीन पे जो आ रहा था कि चीन के बाजार आज बंद, उस पर मेरे एक दिमाग में ख्याल आ गया। मैंने कहा आपको यहीं पूछ लूं, ऐसा क्यों होता है? कुछ ऐसा कोइंसिडेंस आपको भी लगता है कि जिस दिन कुछ ये एवरग्रांड की प्रॉब्लम उसी दिन क्यों आती जब चीन के बाजार बंद होते हैं?
सर आप ही को नहीं, मुझे भी नहीं, बल्कि काफी सारे लोग बाजार में यही सवाल कर रहे हैं। इनफैक्ट जो आज सुबह खबर आई है कि हांगकांग के बाजारों में ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी है, अभी तक हांगकांग की एक्सचेंज ने बताया नहीं है कि एग्जैक्टली क्यों ट्रेडिंग को सस्पेंड करा गया है। सिर्फ रिपोर्ट्स या सुनने में आ रहा है कि कुछ बॉन्ड डिफॉल्ट पेमेंट्स करे हैं। तो डेफिनेटली सर सभी के मन में ये सवाल आ रहा है कि ये एग्जैक्टली तभी ऐसे डेवलपमेंट्स कब होते हैं, क्यों होते हैं जब चीन के बाजार बंद हो, और स्पेशली अभी तो लंबी छुट्टी है सर, 7 तारीख तक चीन के बाजार बंद होने वाले हैं। तो लग रहा है कि थोड़ी मिलीजुली या प्री प्लान्ड मूव, ये डेफिनेटली आप कह सकते हैं इसको। मुझे इसमें किसी षड्यंत्र की बू आ रही है। वो कौन सा डायलॉग है ना, कौन सी पिक्चर का, बिल्कुल वैसे ही लगता है। एनीवे, तो हमें सिंपल है कि जब तक जिनकी प्रॉब्लम है उन्हें फिक्र नहीं है, उन्हें डर नहीं है, तो हमें दूसरों के दुख में ज़्यादा दुबले होने की ज़रूरत नहीं है। बस ठीक है, ध्यान रखो खाली अपना कि कुछ वहाँ हो जाए कर जाए तो हमें क्या करना है, बट बाकी ऐसा कोई चिंता वाली बात नहीं। ठीक है, तो अब आइए मैं आपको दे दूं दिन की रेंज। तो मैं आपको बता ही चुका हूं, और नहीं, दिन की रेंज बताना बाकी है, राइट दीप? तो 17,500 17,600 दिन की छोटी रेंज है, 17,450 17,700 दिन की मीडियम रेंज है निफ्टी के लिए, और 17,375 से लेकर 17,750 ये बड़ी रेंज के तौर पर लेकर चलें। बैंक निफ्टी 37,000 37,400 दिन की छोटी रेंज है, 36,850 37,675 दिन की मीडियम रेंज है, और 36,675 से लेकर 37,775 ये बड़ी रेंज के तौर पर आप लेकर चलें बैंक निफ्टी पर। अब आइए आपके लिए बाकी डेटा भी मैं लगे हाथ बता दूं जो आज के लिए आपके काम के। एफआईज की तरफ से लॉन्ग पोजीशन 1% बढ़ी है, 57% से बढ़कर 58%, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन आज के लिए सबसे बड़ा और पॉजिटिव ट्रिगर जो मेरे लिए है वो है पुट कॉल रेशियो, 1 के नीचे 0.98 पर सीरीज का दूसरा दिन, करेक्ट, ओवरसोल्ड है, और 101% आज आपको शॉर्ट कवरिंग आना तय है। इसलिए मैं सुबह जब 8 बजे हमने शुरुआत की और एसएक्स 50 5-6 पॉइंट ही नीचे रहा, थोड़ा नीचे आ रहा था, तो मैं बड़ा खुश हो रहा था कि जितना नीचे खुले, जितना फ्लैट खुले उतना बेहतर। बिल्कुल डरिए मत, जितना नीचे खुलेगा उतना बेहतर है। ये एक तो ग्लोबल मार्केट्स, अमेरिका की मजबूती, दूसरा एवरग्रांड की लिमिटेड प्रॉब्लम, तीसरा ओवरसोल्ड मार्केट वायदा कारोबार के लिहाज से। ये मेरे लिए 3 बड़े ट्रिगर है जिनके दम पर, और चौथा ये भी कह सकते हैं कि एफआईज घरेलू फंड के डेटा कोई खराब नहीं है, जो हम आगे विस्तार से बात करेंगे। इन सब के चलते एक तेजी की संभावना बनती है, और इस बीच शुक्रवार को विक्स भी 6% नीचे आया है, यानी कि थोड़ी वॉलेटिलिटी कम होने के संकेत आ रहे हैं। जो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी उतार चढ़ाव हम जो पिछले हफ्ते देख चुके हैं, उसके बाद थोड़ी सी रेंज छोटी होने के संकेत, तो संकेत पॉजिटिव साइड पर ज्यादा है। दीप जी बिल्कुल, तो संकेत पॉजिटिव साइड पर ज्यादा हैं, और डेफिनेटली पीसीआर से बड़ा सपोर्ट आएगा, जो हमने देखा भी है, जैसा अनिल जी पिछले कई समय से कह रहे हैं कि एक बड़ा इंडिकेटर होता है बाजार की मूव का। फिर एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं तो क्या करना चाहिए सर आज? एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो आप करें स्टॉप लॉस 17,425 पर, 17,450 के आसपास का लो आपने बनाया था शुक्रवार को, उसके थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगा लें, डे ट्रेडर्स भी और पोजिशनल ट्रेडर्स भी। 36,850 का स्टॉप लॉस आपका होगा बैंक निफ्टी पर, शुक्रवार का लो, यही काम आएगा क्लोजिंग बेसिस पर भी और इंट्राडे भी। शॉर्ट है, स्टॉप लॉस इंट्राडे के लिए थोड़ा छोटा है, 17,625, क्लोजिंग 17,750, ये 2 स्टॉप लॉस आप ध्यान में रखें। इंट्राडे का छोटा दिया है 100 पॉइंट ऊपर के आसपास का, 17,625 के ऊपर निकल कर टिके तो फिर शॉर्ट से निकल जाएं डे ट्रेडर्स। क्लोजिंग बेसिस पर आपका 17,750 होगा। बैंक निफ्टी पर इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही 37,500 का दिया है, 37,400 के आसपास का बनता है, 100 पॉइंट की और एडिशनल कुशन रख के 37,500 का आपको स्टॉप लॉस रखना है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। जी दी क्लियर है सर, तो ये तो रही आपके लिए मौजूदा पोजीशंस की बात। अब नई पोजीशंस पे आते हैं, क्या होनी चाहिए सर आज की स्ट्रैटेजी? खरीदे निफ्टी 17,425 के स्टॉप लॉस के साथ, और तेजी करें 17,575 17,625 दो छोटे टारगेट हैं, इस रेंज में कहीं कहीं खुलने चाहिए। उसके बाद 17,700 750 दो और टारगेट आपके लिए ऊपर के बनेंगे, वहां तक जाने की तैयारी निफ्टी की हो सकती है। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं 17,700 से लेकर 17,775 की रेंज में शॉर्ट करें। ऊपर का स्टॉप लॉस जो आपका बनेगा वो बनेगा 17,850 का, नीचे की तरफ टारगेट रखिए 17,625 17,575 17,550 और 17,500। ये सारे लेवल्स हैं जिनके लिए आपको बैंक निफ्टी में करनी है बिकवाली। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस से दी
और वो इसलिए कि शुक्रवार के लो का दे रहा हूँ अभी 36,850 का, बाद में हम इसको 37,000 कर देंगे। इनफैक्ट आप छोड़िए इसको, एक काम करिए 37,000 ही कर दीजिए, स्टॉप लॉस को चेंज कर दीजिए। बैंक निफ्टी खरीदने का स्टॉप लॉस 37,000, अब भी 250-250 पॉइंट नीचे होगा तो काफ़ी है। 37,000 का स्टॉप लॉस है, 37,400, 675, 775 और 825 ये टारगेट है बैंक निफ्टी के लिए, जिसमें आपको बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी है। अब जो लोग बेचना चाहते हैं बैंक निफ्टी, वो 37,675 से लेकर 37,825 की रेंज में बेचे। स्टॉप लॉस थोड़ा यहाँ दूर का रहेगा 38,000 का, इसके पहले नहीं है। सो आपको टुकड़ों टुकड़ों में बेचना है। हो सकता है आप 37,900 के आसपास और बेचे, तो 3 लेवल पे बेचें। 37,675, 37,825 और 37,900 के आसपास बेच दिया। 38,000 का आपका स्टॉप लॉस होगा बैंक निफ्टी पे, बिकवाली अगर आप करते हैं तो। और नीचे के जो टारगेट बनकर आएंगे वो आएंगे 37,425, 37,325, 37,250, 37,150 और 37,075। ये सारे टारगेट्स हैं जिनके लिए करनी है आपको बैंक निफ्टी में बिकवाली। जी दीप। क्लियर है सर। तो ये तो रही आपके लिए स्ट्रैटेजी जहां तक नई पोजीशंस बनाने की आज बात है। अब डेटा समझाएं सर, कैसे देखें एफआईएस का डेटा? हल्की सी खरीदारी जरूर कैश में, बट सामने फ्यूचर्स में भारी बिकवाली की है सर। भारी स्टॉक फ्यूचर्स में 131 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर, हाँ स्टॉक फ्यूचर में सॉरी हाँ 778 करोड़ की, हाँ बाकी डेटा के मुकाबले में थोड़ी सी बिकवाली ज़्यादा है, लेकिन ठीक है दीप, कोई बहुत चिंता की बात नहीं है, क्योंकि 131 करोड़ के तो उन्होंने कैश में खरीदारी की है, 415 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स भी खरीदे हैं, तो मेरे लिए डेटा न्यूट्रल है बहुत ज़्यादा, और साइज़ कम है, छोटी है। घरेलू फंड के डेटा भी 600 करोड़ के आसपास के ही बिकवाली के, तो बिकवाली के आंकड़े बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे हैं, तो कोई चिंता की खास बात नहीं कि लोअर लेवल पे ऐसा सेलिंग प्रेशर है नहीं। और ये इसलिए भी अदीप कि आपको याद होगा हम बात कर रहे थे कि ऑलरेडी एफआई लॉन्ग पोजीशन पर कम पर चल रहे हैं, तो ऐसे में लोअर लेवल्स पे बेचेंगे नहीं, ये आप भरोसा रख सकते हैं, वो होता हुआ दिखा है। अब आइए एफएनओ के डेटा आपको बता दूं। पहली चीज़ तो ये कि 17,500 पर इमीडिएट सपोर्ट है, जिसके थोड़ा ऊपर आप बंद हुए। 28 लाख शेयर पुट में है, 24 लाख शेयर कॉल्स में, और आज एक कॉल राइटर्स तकलीफ में आएंगे जिन्होंने 24 लाख शेयर और 18 लाख शेयर शुक्रवार को ही नए जोड़े हैं सीरीज के पहले दिन। तो 17,500 का कॉल राइटर आज कवर के लिए भागेगा 17,600 पार होने के बाद। उसके बाद 17,600 के आसपास 28 लाख शेयर हैं कॉल्स में, तो थोड़ी एक बार 17,625 पार होने के बाद शॉर्ट कवरिंग आने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। जब तक 17,625 के नीचे है स्पॉट लेवल पर निफ्टी, तब तक शॉर्ट कवरिंग वाले थोड़े इंतजार करेंगे कि शायद नीचे मिले, मौका मिले। 17,625 के बाद शॉर्ट कवरिंग बढ़ेगी, जो आगे 17,700 के आसपास ले जाएगी। बैंक निफ्टी 37,000 तुरंत सपोर्ट है, और 37,500 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है, बाद में 38,000 तक का रास्ता खुलता है। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके वही होंगे। जी दीप। क्लियर है सर। तो चलिए, ये है आपके लिए आज की सारी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स और जोन, और जैसा अनिल जी कह रहे हैं ग्लोबल बाजारों में भी थोड़ी अब रिकवरी वापस आपको आती हुई दिख रही है, और जैसा सर ने कहा भी, अगर आपको निचले स्तरों पर बाजार दिखे या ओपनिंग के आसपास वहां पर दिखे तो बढ़िया मौका बन सकता है। आइए फिर जाने कहां पर हैं आज मौके। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन का सवाल है, ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आती हुई दिख रही हैं। हमारी पूरी रिसर्च टीम भी हमारे साथ तैयार है स्टूडियो में। स्वागत करते हैं वरुण, मानसी, देवांशी और साथ ही आशीष का, और जान लेते हैं आज के ग्लोबल आज के खबरों वाले शेयर्स और साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट भी। वरुण, बताएं, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीप। तो काफ़ी सारी ट्रिगर्स है जिस पे आपको नजर रखनी है। उसमें सबसे पहले तो यहाँ पे महाराष्ट्र में आज से स्कूल खुल जाएंगे 8वीं से 12वीं तक के, तो इसके चलते काफ़ी सारे पेपर स्टॉक्स है, काफ़ी सारे एजुकेशन स्टॉक्स है, यहाँ पे आपको नजर रखनी है। वहीं जी एंटरटेनमेंट ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। यहाँ पे इन्वेस्को के एजीएम बुलाने के नोटिस को चुनौती दी है इन्होंने, और इन्वेस्को डेवलपिंग मार्केट्स फंड और ओएफआई ग्लोबल चीन फंड एलएलसी की नोटिस को अवैध और अमान्य घोषित करने की अर्जी दी है। तो इसके चलते स्टॉक पर भी नजर रखेगा और इस डेवलपमेंट पे नजर रखना है आपको। मैन इंफ्रा बोनस शेयर और अंतरिम डिविडेंड जारी करने पे आज बोर्ड विचार करने वाला है। प्राइस बैंड में रिवीजन हुआ है। इजी ट्रिप प्लानर्स 10% से अब ये 20% हो चुका है इसका प्राइस बैंड, और 20% से 10% हुआ है गुजरात एल्कलीज का। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी जो आईपीओ है वो बंद हो चुका है। अब टोटल सब्सक्रिप्शन जो है 5.25 टाइम्स रहा है, और इसमें रिटेल ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। 3.24 टाइम्स जो है रिटेल का हिस्सा बढ़ा है। बाकी क्यूआईबी 10.36 टाइम्स, एनआईआई जो है 4.39 टाइम्स भरा है।
बिल्कुल, तो ये तो रहे आपके लिए आईपीओ अपडेट्स और काफ़ी सारे ट्रिगर्स पर आइए कुछ खबरें भी जानें, स्पेशली ऑटो सेल्स जो आई हैं और अपडेट्स आते हुए दिखें। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं क्या है अपडेट। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले आप देखिए हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पे अनुमान जो आया था उससे काफी बेहतर नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं बिक्री के, और इनकी सितंबर में जो कुल बिक्री है वो 26% तक कम होती हुई दिखी है। घरेलू बिक्री 27% तक कम होती हुई दिखी है और जो एक्सपोर्ट्स है वो 35% तक बढ़ते हुए दिखे, जो कि काफी पॉजिटिव है। और साथ ही आगे भी जो मांग है वो काफी बेहतर रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। आयशर मोटर्स अनुमान से कम है बिक्री के आंकड़े इस बार आप देखिए 44.4% तक इस बार कम होते हुए दिखे हैं और जो एक्सपोर्ट्स है वो 52% तक बढ़ते हुए दिखे हैं। टाटा मोटर्स ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि इनकी जो घरेलू बिक्री है वो 28% की जगह 26% तक की बढ़त देखने मिली है। इसके साथ ही सीएसबी बैंक्स और साथ ही फेडरल बैंक इनके दूसरी तिमाही के जो बिजनेस अपडेट्स आते हुए दिखे हैं वो अच्छे दिख रहे हैं। सबसे पहले अगर आप सीएसबी बैंक देखें तो इनकी जो टोटल डिपॉजिट्स हैं उसमें सालाना आधार पर 9% तक की बढ़त होती हुई दिखी है। लेकिन आप देखिए इनका जो लोन्स आते हुए दिखे हैं इनके गोल्ड लोन्स उसमें सालाना आधार पर 10% तक की बढ़त है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखते हैं इस बार तो थोड़ी सी गिरावट इस बार गोल्ड लोन्स में होती हुई दिखी है, करीब 3% तक की गिरावट तिमाही आधार पर है। इसके साथ ही इनका जो गोल्ड लोन शेयर है वो 38% पे आता हुआ दिखा है, 38.7% से कम होके। इसके साथ ही फेडरल बैंक पर भी आप नजर रखें, इस बार नंबर्स फेडरल बैंक के अच्छे हैं। इनका जो लोन ग्रोथ है वो 6 क्वार्टर के हाईज पर आते हुए दिखे हैं। कासा रेशियो में बढ़त होती हुई दिखी है। साथ ही इनका जो टोटल डिपॉजिट्स हैं वो 10% तक इस बार बढ़ते हुए दिखे। ग्रॉस एडवांसेस में भी 10% तक की बढ़त सालाना आधार पर इस बार होती हुई दिखी है। और साथ ही एचडीएफसी यहाँ पे भी जो तिमाही के अपडेट्स हैं वो अच्छे आते हुए दिखे हैं। 135% तक इनके जो लोन्स हैं वो अच्छे आते हुए दिखे हैं और ओवरऑल जो नंबर्स हैं ग्रॉस डिविडेंड इनकम है वहां से भी बढ़त होती हुई दिखी है और वहां से मेजरली सपोर्ट इस बार आता हुआ दिखा है। ओके, तो भरपूर अपडेट्स हैं और जैसा अनिल जी बता रहे थे, स्पेशली फाइनेंशियल्स की तरफ से, बैंक्स की तरफ से बढ़िया संकेत आते हुए दिख रहे हैं, नजर रखनी पड़ेगी यहाँ पर। परमानसी, गुड मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन सी खबरें हैं आज? बिल्कुल दीपांशु, गुड मॉर्निंग। शुरुआत एवेन्यू सुपरमार्ट से करेंगे। Q2 बिजनेस अपडेट आते हुए दिखे हैं। कंपनी की स्टैंडअलोन आय जो है उसमें 47% की बढ़त हमने देखी है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स जो है 238 से बढ़कर 246 होते हुए दिखे हैं। इसके अलावा कोल इंडिया इनके भी सितंबर अपडेट आते हुए देखने को मिले हैं, अच्छे हैं। प्रोडक्शन जो है 40.5 मिलियन टन से 40.7 मिलियन टन पर रहा है और ऑफटेक जो है यहाँ पर 46.7 मिलियन टन से 48.3 मिलियन टन, करीब 3% की बढ़त यहाँ दिखी है। ग्रासिम आईटी डिपार्टमेंट ने 8,334 करोड़ का टैक्स डिमांड नोटिस भेजा है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज को 8,334 करोड़ का टैक्स डिमांड नोटिस भेजा गया है और एबी कैपिटल के डीमर्जर मामले में कैपिटल गेन मानकर ये नोटिस भेजा गया है। इसके अलावा पीएसपी प्रोजेक्ट्स के लिहाज से खबरों में है, गुजरात में 104 करोड़ के 2 प्रोजेक्ट में सबसे कम बोली लगाने वाले बिडर ये बने हैं। औरोबिंदो फार्मा पर फोकस रखिए। कंपनी के मैनेजमेंट में कुछ बदलाव होते हुए दिखे हैं। मिस्टर एन गोविंदराजन ने एमडी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दिया है, 31 दिसंबर से पद छोड़ेंगे। वहीं कंपनी के एपीआई कारोबार के लिए मिस्टर एस दामोदरन को सीओओ के तौर पर नियुक्त किया गया और सब्सिडरी युग्या फार्मा स्पेशलिटीज लिमिटेड के लिए मिस्टर पी युगांधर को सीईओ के तौर पर नियुक्त किया गया है। और अंत में शुगर स्टॉक्स पर आज फोकस रहेगा। शुगर से इथेनॉल बनाने पर इंसेंटिव को दोगुना किया गया है। सरकार की तरफ से इथेनॉल बनाने के लिए अतिरिक्त 1.7 करोड़ टन फूड ग्रेन का इस्तेमाल होगा, जिसके चलते शुगर स्पेस पर फोकस रखना चाहिए। बिल्कुल, तो लगातार शुगर के लिए तो अच्छी खबरें आती हुई दिख रही हैं। देखते हैं आज इस खबर का क्या इम्पैक्ट रहेगा। पर वरुण, कुछ और खबरें आपके पास हैं, बताएं। डेफिनेटली कुछ और खबरें, और इसमें सबसे पहले फाइजर है, क्योंकि इस कंपनी ने अपने ऑफ पेटेंट ब्रांडेड और जेनरिक मेडिसिन कारोबार अब जॉन को बेचने के लिए माइलन के साथ एक करार किया है। करीब 180.5 करोड़ में हिस्सा जो है उसकी बिकवाली ये कंपनी कर रही है। एनटीपीसी एसेट मोनेटाइजेशन जो है 15,000 करोड़ का, उसके तहत ये कंपनी जो है अपनी 3 सब्सिडरीज जो है उनको लिस्ट कर सकती है, ऐसी खबरें निकल के आ रही है। जेएसडब्ल्यू स्टील कंपनी ने न्यूट्रेक्स स्टील प्राइवेट लिमिटेड में 80% के आसपास की हिस्सेदारी खरीदी है और इस कंपनी में ये कंपनी 96 करोड़ का स्ट्रैटेजिक निवेश जो है वो करने वाली है। नज़ारा टेक 6 अक्टूबर को बोर्ड की बैठक है। पूंजी जुटाने और ओपन प्ले टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को शेयर जारी करने पे ये कंपनी विचार करने वाली है। और आखिरी में एनआईटी लिमिटेड, यहाँ पे आरपीएस कंसल्टिंग पार्टनर्स में 100% हिस्सा जो है ये कंपनी खरीद रही है। करीब 82.3 करोड़ में 70% हिस्सा खरीदा जाएगा। बाकी 30% हिस्सेदारी जो है वो अगले 2.5 साल के अंतराल में ये कंपनी खरीदने वाली है।
ओके, तो ये है आपके लिए कुछ खबरें आई। कुछ फंड एक्शन और प्रमोटर एक्शन के बारे में जानें दिवांशी के साथ। दिवांशी बताएं। बिल्कुल, आज सबसे पहले सीक्वेंस साइंटिफिक, इस पर आपको फोकस करना है, जहां पे प्रमोटर्स ने 29-30 सितंबर को करीब 2 लाख शेयर्स बेचे हैं। कारदा कंस्ट्रक्शंस, यहां पे भी प्रमोटर ने करीब 29 और 30 सितंबर को 90 लाख शेयर्स बेचे हैं। लगातार यहां पे बिकवाली प्रमोटर्स की तरफ से आती हुई दिख रही है। और साथ ही बल्क डील्स पर नजर करें तो सियाराम सिल्क है, जहां पे अबेकस एसेट मैनेजमेंट ने करीब 366 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर 5,24,000 शेयर्स खरीदे हैं। वहीं पे डीएसपी कोर फंड ने 365 रुपीज के भाव पर 6,56,000 शेयर्स जो हैं वो बेचे हैं। और इंडिया ग्लाइकॉल पर नजर रखें, जहां पे WHBEM इंटरनेशनल छोटा एक इक्विटी फंड है, जिसने 830 रुपीज के भाव पर करीब 1,86,000 शेयर्स खरीदे हैं। तो इस पर भी आज नजर रहेगी। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए ढेरों फंड एक्शन और साथ ही खबरों वाले शेयर्स पर। आइए देखते हैं ब्रोकरेजेस आज क्या कह रही हैं FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज ढेर सारे स्टॉक्स पर रिपोर्ट आई है। सबसे पहले देखिए आईटी स्टॉक्स पूरे फोकस में रहेंगे, क्योंकि ढेर सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर आती हुई देखिए। माइंट्री पर देखिए मैक्वारी ने रेटिंग को कट कर दिया, अब अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं 3,690 रुपये के लक्ष्य के लिए। और एम्फेसिस पर अगर आप देखें तो यहाँ पर रेटिंग को बढ़ा दिया है, अब न्यूट्रल की राय दे रहे हैं और 3,160 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया है। वहीं विप्रो पर अगर आप देखें तो रेटिंग को बढ़ा दिया गया है, अब न्यूट्रल से बढ़ाकर आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं 764 रुपये के लक्ष्य के लिए। अक्टूबर 13 को जो है कंपनी के नतीजे भी आ रहे हैं, तो नतीजों से पहले अगर आप देखें तो बढ़िया रिपोर्ट आई है। परसिस्टेंट सिस्टम्स यहाँ पर नजर रखिएगा, मैक्वारी की रिपोर्ट है और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो जो लक्ष्य है 3,810 रुपये का दिया है, 3,640 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। L&T इन्फोटेक, यहाँ पर मैक्वारी की तरफ से रिपोर्ट आई है, जहाँ पर रेटिंग को कट किया है, अब रेटिंग जो है करीब न्यूट्रल की दे रहे हैं 6,040 रुपये के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा टेक महिंद्रा यहाँ पर भी नजर रखिएगा, क्योंकि मैक्वारी की ही रिपोर्ट है, 1940 रुपये का लक्ष्य दिया है। हालांकि लक्ष्य बढ़ा है, पहले 1,390 रुपये का था, अब 1940 रुपये का लक्ष्य दिया इन्होंने। और टेक महिंद्रा पर एक और रिपोर्ट आई है CLSA की तरफ से, अच्छी रिपोर्ट मानी जाएगी। हालांकि रेटिंग को कट किया है यहाँ पर, लेकिन करीब 1,600 रुपये का इन्होंने भी लक्ष्य दिया और ये मान रहे कि आगे जाकर जो ग्रोथ है बढ़िया देखने को मिलेगी। इसके अलावा क्यूमेंस इंडिया यहाँ पर नजर रखिएगा। शुक्रवार को जो हमने आपको खबर बताई थी कि जो डीजल जेनसेट है वहाँ पर जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया, इसके बाद ढेर सारे ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई है। यहाँ पर मैक्वारी ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 620 रुपये के लक्ष्य के लिए। हालांकि रिपोर्ट में साफ कह रहे हैं कि इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन से कंपनी के ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं देखने को मिलेगा, बहुत स्मॉल पोर्शन है, 3 से 4% का टॉप लाइन का, तो इसके लिए कुछ खास इंपैक्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन नोमेरा भी इनसे सहमत नजर आ रहे हैं, इन्होंने भी रिड्यूस की रेटिंग दी है 666 रुपये के लक्ष्य के लिए। और जेफरीज ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 530 रुपये के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा जुबलेंट फार्मोवा, यहाँ पर मैक्वारी की तरफ से रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य घटाकर 870 रुपये कर दिया है, 627 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। डीमार्ट पर अभी आपने अपडेट जाने, और यहाँ पर देखिए मैक्वारी की तरफ से रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा और लक्ष्य बढ़ा है, 4,950 रुपये कर दिया है। पिरामल एंटरप्राइज CLSA की तरफ से रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 2,960 रुपये के लक्ष्य के लिए। और ये मान रहे कि DHFL के एक्विजिशन के बाद अब ये 5वीं सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बन चुकी है। और अंत में सिंजन इंटरनेशनल यहाँ पर नजर रखिए, क्योंकि यहाँ पर खरीदारी की राय दी है जेफरीज ने 705 रुपये के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए तमाम रिपोर्ट्स। इन रिपोर्ट्स पर रहेगा आज भरपूर एक्शन। आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। आज है सोमवार, वक्त है पिक ऑफ द वीक का। सभी मेहमानों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सिमी जी, करिए शुरुआत अपनी पिक ऑफ द वीक के साथ। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरा पिक ऑफ द वीक होगा इंडिया ग्लाइकॉल्स। इंडिया ग्लाइकॉल्स को खरीदने का सलाह होगा। 820 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 890 से 910 का टारगेट, जो मुझे लगता है कि फ्राइडे तक आना चाहिए। तो इंडिया ग्लाइकॉल्स मेरे तरफ से। ओके, कुछ अच्छी खबरें भी आती हुई दिख रही हैं इंडिया ग्लाइकोल के लिए आज के सेशन में, उसका भी असर दिखेगा। और साथ ही जिस तरह से इथेनॉल पर इंसेंटिव दुगुना करने की बात हुई है, वो भी इनडायरेक्टली इनके लिए पॉजिटिव मानी जाएगी। तो इंडिया ग्लाइकोल और शुक्रवार का आपका DCM श्रीराम शुगर, उस स्टॉक ने तो कमाल किया ही। शो के दौरान ही, क्लोजिंग शो में इससे मुझे आपके टारगेट हासिल होते हुए दिखे। आज फिर से शुगर शेयरों के लिए दिन है, तो एक बार जरा उसके भी चार्ट्स आप निकाल कर तैयार रखिएगा। रिवाइज लेवल्स टारगेट्स में आपसे पूछूंगा, उससे पहले आइए जरा एक बार जैन साहब से इस हफ्ते का शेयर पूछ लिया जाए। जैन साहब बताइए। बिल्कुल, फ्राइडे इवनिंग को मेरा शो नहीं था अनिल जी,
तो इसलिए वो पिक्स तो नहीं दूंगा, थर्सडे को दिया था, बट वहां पे मैंने आंध्रा पेट्रो जरूर से लॉन्ग टर्म पिक के लिए दिया था थर्सडे इवनिंग शो में। और अब आज जैसे आपने शुगर के लिए बोला है, तो मुझे लगता है कि अवध शुगर कैन रियली डू वेल, तो अवध शुगर पे ध्यान दें। बाकी कुछ रीओपनिंग की थीम आ रही है, तो मुझे लगता है कि नवनीत पब्लिकेशंस अगेन कैन डू वेल, नवनीत एजुकेशन सॉरी, और आंध्रा शुगर बढ़िया लगता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जियोजीत फाइनेंशियल्स। तो ये स्टॉक्स हो गए अवध शुगर, आंध्रा शुगर, जियोजीत फाइनेंशियल्स और नवनीत एजुकेशन। नवनीत, ओके, तो ये है आपके लिए स्टॉक जो जैन साहब को पसंद है आज के लिए। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पसंदीदा शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरे को इस हफ्ते में लगता है कि फाइनेंशियल स्टॉक्स में थोड़ा सा नजर रखना चाहिए। फाइनेंशियल स्टॉक्स में कोई भी डिप आती है तो खरीदारी करें। इस हफ्ते में फाइनेंशियल स्टॉक्स में जो स्टॉक मेरे को बढ़िया लग रहा है वो है एचडीएफसी के अंदर पिछले 3-4 दिनों में गिरावट देखने को मिली है। एचडीएफसी 2700 के आसपास खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 2630 के आसपास का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर के अंदर 2770 रुपए से लेके 2800 रुपए तक का मूव इस हफ्ते में एचडीएफसी में देखने को मिलना चाहिए। तो जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो होल्ड करें, कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें। 2770-2800 रुपए तक के लेवल एचडीएफसी में इस हफ्ते में देखने को मिलना चाहिए। ओके, एचडीएफसी लिमिटेड में करें खरीदारी, ये राय है आपके लिए इस हफ्ते के लिए। और वाकई में एचडीएफसी लिमिटेड तो आज कमाल करने की तैयारी में, जिस तरह के ग्रो नंबर्स आए इस क्वार्टर के तिमाही अपडेट गजब के हैं। और आज ये स्टॉक सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने की तैयारी में। 2630 का लगाएं आप स्टॉप लॉस, ऊपर में टारगेट 2770 और उसके अलावा आपके लिए 2800 का टारगेट होगा। थोड़ी देर में आपके लिए विश्वेश जी भी कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं और वो भी आपको देंगे पिक ऑफ द वीक। और उसके अलावा अगले साहब आने की तैयारी में, बाकी लोगों का पता नहीं मुझे, और आज कोई है या नहीं है पैनल पे, इन लोगों का पता है दीप, तो ये मैंने बता दिया आपको। और जब तक कि हमारे दोनों बाकी मेहमान जुड़े हैं, विश्वेश जी और सुमित जी, तब तक आइए कुछ और शेयरों पर राय ले ली जाए। हीरो मोटोकॉर्प, बहुत ही तगड़े सेल्स नंबर्स आए हैं, टीवीएस मोटर्स के भी अच्छा हैं। जैन साहब, टू व्हीलर कौन सा पसंद है आपको? टू व्हीलर में मुझे टीवीएस मोटर्स पसंद है। मैं समझ गया आपका सवाल किस तरफ जा रहा है अनिल जी। और टू व्हीलर में वैसे हीरो मोटोकॉर्प तो देखिए पहले पसंद था ही और बट ओवरऑल मुझे लगता है तीनों स्टॉक्स अच्छा करेंगे। बजाज ऑटो संभाव वो तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मर रहा है, बट हमने लास्ट वीक ये टू व्हीलर्स के नंबर्स और ऑटो नंबर्स के हिसाब से जो क्लाइंट्स को रेकमेंड किया था वो टीवीएस मोटर्स ही किया था। एंड हीरो मोटोकॉर्प टेक्निकली बहुत अच्छा हो रखा है, बिटन डाउन है, बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं किया है, वो एक रीजन हो सकता है। सो ओवरऑल ये नंबर्स आगे भी आने वाले दिनों में अच्छी आएंगे। अब तो फेस्टिव डिमांड और भी अच्छी आएगी आने वाले दिनों में। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इन स्टॉक्स में निवेशित रहना चाहिए। लेवल्स भी अच्छे हैं और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़िया है। तो ये है आपके लिए टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, दोनों ही अच्छे स्टॉक हैं जहां पर आज मौका बन सकता है खरीदारी करने का। फेडरल बैंक, सुमित जी इसके चार्ट देखिए, इसके भी नंबर्स ठीक आए हैं। जो क्वार्टरली अपडेट है, डिपॉजिट में 10% की बढ़त है, एडवांसेस में 10% की बढ़त है, ठीक कहे जाएंगे। बताइए जरा इसके चार्ट्स पर आए अपनी। अनिल जी, चार्ट्स भी मेरे को सही लग रहे हैं। चार्ट्स में भी कोई भी डिप आता है तो उसमें खरीदारी करके चलने का ही सलाह रहेगा। स्टॉक का इमीडिएट हर्डल ऊपर में 87-88 के आसपास का बनेगा। जैसे ये लेवल टूटेंगे तो 92 रुपए तक का मूव फेडरल बैंक में ऊपर में देखने को मिल सकता है। और स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 78 से 79 के आसपास बनेगा। तो कोई भी 1-2 रुपए का अगर डिप आता है तो खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। 88 रुपए का इमीडिएट टारगेट होगा फेडरल बैंक के अंदर। 88 तक के टारगेट होंगे आपके लिए फेडरल बैंक पे। लेकिन आज कुणाल जी, राकेश जी दिख नहीं रहे, स्क्रीन पे नज़र भी नहीं आ रहे हैं। शो में आने का लगता है थोड़ी लेट हो गए, तो पता चला कि घर से भी कनेक्शन हो नहीं रहा है। तो आइए उनसे भी कनेक्शन करने की कोशिश करते हैं। तब तक एक सवाल और ले लिया जाए, वो है पीएसपी प्रोजेक्ट्स पर 104 करोड़ के ऑर्डर के 2 प्रोजेक्ट के लिए L1 ये साबित हुए। सीबी जी, जरा पीएसपी प्रोजेक्ट से चार्ट देखिए, स्टॉक एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। जब से अबेकस म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है, अबेकस फंड ने खरीदारी की है, तब से स्टॉक में एक्शन काफ़ी बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब आज 2 ऑर्डर के लिए L1 की भी तैयारी, बताएं। हनी जी, चार्ट काफ़ी शानदार है और मुझे लगता है कि करंट लेवल से अगर मिनिमम टारगेट मैं देखूं तो 550 के पहले कोई टारगेट होता ही नहीं है।
550 से 560 के आसपास रेजिस्टेंस आ सकता है, क्योंकि वही 2020 का हाई मैं देख रही हूँ। अगर वो हाई क्रॉस हो जाएगा तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक और आगे निकल सकता है। 600-640 तक भी ये स्टॉक जा सकता है ऊपर। और यहाँ पे अगर कोई करंट लेवल पर खरीदना चाहता है तो मुझे लगता है कि 490 के नीचे स्टॉप लगा के बिल्कुल मेंटेन करना चाहिए। मिनिमम टारगेट 560 और उसके बाद 600 से 640। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये टारगेट हासिल हो जाएगा। ओके, तो ये है आपके लिए पीएसपी प्रोजेक्ट्स पर आए। और जो दो खास मेहमानों की हम बात कर रहे थे, कुणाल जी और राकेश जी के, एक दीवार फिल्म का डायलॉग मुझे याद आ गया। वो दीवार फिल्म में वो था ना, अमिताभ बच्चन बोलता है कि तुम मेरा वहाँ इंतज़ार कर रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ, ऐसा कुछ। तुम मुझे वहाँ ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं आपको आपके घरों में ढूंढ रहा था, आप स्टूडियो में है। अनिल जी आप आए और हम ना आए, ऐसा हो सकता है? क्या बात है, वाह। तो इतने दिनों बाद साक्षात स्टूडियो में, जमाने बाद। अनिल जी हम तो स्टूडियो का रास्ता ही भूल गए थे। अनिल जी वैसे एक बात है, इसलिए तो उठवाया आपको मैंने। एक बात है अनिल जी, देखिए दिल्ली में आपका नूर और ज्यादा बढ़ जाता है अनिल जी। क्या बात है, वाह। ये आप इतना नज़दीक से देख रहे हैं इसलिए, लेकिन आप दोनों को इतने खुश मिजाज और बहुत ही बेहतरीन मूड माहौल में देख के मज़ा आ गया वाकई में। देखिए अनिल जी, भी जैसे कुणाल जी ने बोला कि आपका नूर बढ़ जाता है, अनिल जी इसका साक्षात एग्जाम्पल है। इतने सालों से नोएडा आ रहे हैं, डीएनडी अनिल जी फ्लाईवे नोएडा के लिए शट है, आपसे मिलने वालों की कतार लगी हुई है। अरे तो अनिल जी इसी चक्कर में मैं लेट हुआ हूँ कि डीएनडी अनिल जी फ्लाईवे लेट है। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्टूडियो में, थैंक यू सो मच। कुणाल जी करिए शुरुआत अपनी पिक ऑफ द वीक। अरे जी पिक ऑफ द डे में खरीदारी है करने की राय है ओएनजीसी में। ओएनजीसी में हम लगातार तेजी देख रहे हैं। ऑयल में एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, तो ओएनजीसी में तेजी बनेगी। 143 का स्टॉप लॉस रखें। 155 का एक लक्ष्य है जिसके लिए ओएनजीसी में मेरी खरीदारी करें। इतने चलते 143-46 हो गया। 146 मतलब कहाँ 80-100 रुपए में कोई पूछता नहीं था, 120 में ऐसे ही सुस्त पड़ा रहता था। हाँ अनिल जी देखिए ना, ऑयल इंडिया बुला बिसरा शेयर, बुला उसमें बिसरा किस शेयर। जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही। तो अब ओएनजीसी की बारी है अनिल जी, और कोल इंडिया में तो तेजी आपने करवाई रखी। गजब। तो सारे के सारी सरकारी कंपनियों में जो एनर्जी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हैं, तगड़ी तेजी होती दिख रही है। वैसे आप चाहें तो नोटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप वीकेंड पे बिजी थे। नहीं अनिल जी, मेरे पास दो पिक्स हैं, बिजी था लेकिन दो पिक्स वाह, हैं। क्या बात तो है। पहला तो पिक है, जो पिक ऑफ द वीक है, वो है जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज। इसको मैंने और कुणाल जी ने पहले 35 रुपीज के अराउंड, फिर 48-50 के अराउंड भी रिकमेंड किया था। इन स्तरों पर खरीदारी की राय है। 76 रुपीज, 76 रुपए का स्टॉप लॉस है। 88 से लेकर 90 रुपीज के टारगेट के लिए जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज पिक ऑफ द वीक है। और दूसरा अनिल जी सवाल है आपके लिए, टाटा पावर को आप 35-40 रुपए से अनिल जी रिकमेंड करते आ रहे हैं। Correct. अब इसने अनिल जी ऐतिहासिक ब्रेकआउट दिया है, 2008 के हाइस के ऊपर निकला है। Okay. और देखिए अनिल जी इतिहास गवाह है, अदानी इंटरप्राइजेस में ऐतिहासिक ब्रेकआउट हुआ, टाटा स्टील में ब्रेकआउट हुआ, अरविंदो फार्मा में ब्रेकआउट हुआ था, वो नहीं चला। तो कई स्टॉक्स 70-80% स्टॉक चलते हैं, तो इसने भी एक ऐतिहासिक ब्रेकआउट दिया है। टाटा पावर ने 2008 के हाइस के ऊपर निकला है। Okay. तो अनिल जी अब आप क्या देख रहे हैं, मतलब कि आप तो 35 रुपए से रिकमेंड करते आ रहे हैं इसको। 100% यहाँ से भी तेजी, अच्छी तेजी है। मिनिमम 200 रुपये तो दिखता ही, 200 से 250 रुपये के बीच में कहीं पहुँचना चाहिए। और अब तो देखिए ना, आप पूरा पावर सेक्टर के लिए मूड माहौल बदल गया है। पावर की शॉर्टेज है, स्पॉट में पावर के जो बिक रहा है वो अनाम शनाम 3-3 गुना दामों में बिक रहा है। तो फिर ये तो मतलब बेस्ट पिक्स हैं एक्चुअली, जो लेके भूल जानी चाहिए। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। टाटा पावर भी मजबूत रहेगा, कोई टेंशन की बात नहीं। क्या टारगेट्स क्या हैं इसके लिए आपके चार्ट्स में? अनिल जी मेरे भी टारगेट्स 200-225 के हैं। और पिक ऑफ द वीक में आपसे सवाल इसलिए पूछा कि कोई नियर बाय मेरे पास नीट क्लीन क्लियर स्टॉप लॉस नहीं है, तो डिलीवरी में खरीदारी की राय है टाटा पावर के अंदर। एक बार 200 रुपए आएगा तब इसको रिव्यू करेंगे। चलिए बढ़िया है, 200 रुपये तक की तैयारी है। और अभी लेटेस्ट तो हमने 141 पे रिकमेंड किया ही था पिछले हफ्ते। तो तेजी तो बनेगी टाटा पावर में यहाँ से भी तगड़ी। और कई सारे स्टॉक्स और हैं जहाँ पर आपको भरपूर एक्शन होता हुआ दिखेगा, और उसमें से एक है कुणाल जी का फेवरेट डी मार्ट। कुणाल जी आपके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए काफ़ी आंकड़े कि आय उनकी 47% बढ़कर आई, स्टोर्स 238 से बढ़ाकर 246 की है। अच्छी परफॉर्मेंस आई है डी मार्ट की तरफ से, जो अपडेट आया है। चार्ट्स पर राय दीजिए आप। अनिल देखिए चार्ट तो कमाल चार्ट है अनिल जी, लगातार स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। और कई सारे लोगों का कहना है कि इसका पी बहुत इन्फ्लेटेड है। लोग पी देख करके अनिल जी इसमें खरीदारी नहीं कर पाए, और ये 4000 को पार कर गया, 4200 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है अनिल जी और भी ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। और अब इस बात का भी डर अनिल जी समाप्त हो गया है कि एफएडओ में शामिल ना हो जाए। तो कल का होता अनिल जी आज ही हो जाए,
क्योंकि जो एफ में शामिल हो रहे हैं वो भी सब बढ़ रहे हैं अनिल जी, तो कोई चिंता नहीं है। के साथ आप बदल रहे हैं इसमें, ऐसा मत करो कुणाल जी। अब तक हमेशा कहते हैं कि एफएनओ में शामिल ना हो, अब आपको लग रहा है एफएनओ में शामिल होने से शेयर बढ़ते तो हो जाए। देखा है एबट इंडिया इस तरह बढ़ गया, बाकी तमाम बढ़ गए, तो अनिल जी भी बढ़ जाएगा, चिंता नहीं है अनिल जी। देखो शामिल होना, हम तो एक ही चीज़ चाहते हैं, आपकी वेल्थ बढ़े बस, चाहे एफएनओ में रहे या एफएनओ के बाहर रहे। कुणाल जी की वेल्थ बढ़ती रहे और दमानी जी की वेल्थ बढ़ती रहे और बाकी सारे शेयर होल्डर्स की बढ़ती रहे, उससे ज़्यादा क्या चाहिए? क्यों दीप? बिल्कुल सर, और बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है जहां तक एवेन्यू सुपरमार्ट्स का सवाल है, तो डेफिनेटली इस पर भी फोकस रहेगा। और भी काफ़ी बढ़िया अपडेट आते हुए दिखे हैं, वहां पर भी करते हैं फोकस। फेडरल बैंक, सीएसबी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, कोल इंडिया की तरफ से भी अपडेट आया है प्रोडक्शन को लेकर, और ये स्टॉक भी है जो मोमेंटम में आपको रहते हुए दिखा है पिछले कुछ समय से। 188 के करीब क्लोजिंग रही इसकी फ्राइडे को। आइए एक बार कोल इंडिया पर भी राय ली जाए सिमी जी से। सिमी जी, जिस तरह का मोमेंटम रहा है, यहाँ से और मौके दिखते हैं कोल इंडिया में? दीपांशु, ऑलरेडी बहुत चल चुका है, पर मुझे लगता है कि बहुत मतलब सालों बाद ऐसा मोमेंटम कोल इंडिया में देखने को मिला है। और मुझे लगता है कि चार्ट्स अभी भी कोई खराब नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, पर अगर किसी के पास पुराना पोजीशन है, पड़ा है, तो मुझे लगता है कि 178 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। और स्टॉक में जो मोमेंटम है, मुझे लगता है कि इस मोमेंटम के साथ स्टॉक बहुत ही जल्दी 200 से 210 का रेंज छू सकता है। और नया एंट्री के लिए मैं थोड़ा सा डिप का इंतजार करने के लिए कहूंगी। अगर कोई डिप मिलता है, एटलीस्ट 2-3 रुपया का भी डिप मिलता है, तो भी एंट्री लेनी चाहिए। 178 का स्टॉप लॉस होगा, ऊपर में 200 से 210 का टारगेट, और वो भी शॉर्ट टर्म में ही पॉसिबल है। ओके, तो कोल इंडिया 200 के पार जाने के लिए तैयार है, नजर रखिए इस काउंटर पर भी। और जैसा अनिल जी भी कह रहे थे, पावर शॉर्टेज की भी बात है, कोल प्राइसेस स्पॉट मार्केट्स में भी ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं, इंटरनेशनल भी बड़ा उछाल आया है, तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा फोकस। ग्रासिम, इस पर रखनी पड़ेगी नजर, क्योंकि नेगेटिव खबर आ रही है। एक बड़ा टैक्स डिमांड नोटिस कंपनी के ऊपर लगाया गया है 8,334 करोड़ रुपए का। सुमित जी, जरा ग्रासिम की चार्ट्स देखकर बताएं। वैसे तो थोड़ा मोमेंटम दिखा था, पर अगर नेगेटिव खबर है तो रिएक्शन भी आता है, तो फिर अगला सपोर्ट किधर रहेगा इसके लिए? दीपांशु, डिप्स में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा ग्रासिम में, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर मजबूत है। न्यूज के चलते अगर कोई भी छोटा मोटा डिप आता है तो वो 1625 रुपए, 1630 रुपए तक नीचे में देखने को मिल सकता है। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट दिखाई दे रहा है 1590 से लेके 1620 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो कोई भी ऐसा कोई डिप आता है तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करे। ऊपर में 1700 का लेवल जैसे ही टूटेगा तो उसके बाद और ऊपर का मूव आने वाले दिनों में ग्रासिम में देखने को मिल सकता है। तो डिप्स में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए ग्रासिम पर नजर, डिप्स पर खरीदारी करने की सलाह। पर देखते हैं आज कैसा रिएक्शन इस कंपनी पर आते हुए दिख सकता है। जैन साहब, औरोबिंदो, अगर आपका इसका व्यू हो, कई बार हमने चार्ट्स पर तो इस पर राय ली है, पर मैनेजमेंट एग्जिट की खबर आती हुई दिख रही है। एन गोविंदराजन साहब जो एमडी हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 31 तारीख उनका आखिरी दिन रहेगा कंपनी में। औरोबिंदो पर कोई राय आपकी? देखिए, औरोबिंदो में कॉशियस तो रहना चाहिए, क्योंकि देखिए वैसे जबरदस्त करेक्शन दिया, ऊपर के लेवल से 1000 रुपए के लेवल से आज 700 के आसपास पहुंच गया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। कुछ जो आरपीटी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज और क्रोनस फार्मा का कंट्रोवर्शियल जो बायआउट था, उन सब को लेकर काफी ये विवाद में फंसा हुआ है और बहुत सस्ते वैल्यूएशंस में। तो कई बार ऐसा होता है कि पास में भी देखा कि बहुत ज्यादा सस्ते वैल्यूएशन पर जब कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा होता है तो उसको थोड़ा अलग तरीके से देखना चाहिए। जब बाकी मार्केट्स और बाकी पीयर्स जब बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहे हैं, एंड एक्चुअली यहाँ पे फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं वैसे देखने को जब जाते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि फ्रेश बाइंग नहीं करनी है। अट्रैक्टिव देखते हुए जो ले रखे हैं बस वो होल्ड करके रखे और देखते हैं ये सारे जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो एमडी का एग्जिट और ये सब का क्या होता है। बट यस, आई विल बी अ बिट कॉशियस एंड मैं अननेसेसरली अभी इन लेवल्स पे एक बार बाइंग की राय नहीं दूंगा। ओके, तो फिलहाल इन लेवल्स पर बाइंग की राय नहीं रहेगी औरोबिंदो के लिए। अनिल जी, आपसे भी एक बार राय मांगनी थी, क्योंकि नेगेटिव खबर आती हुई दिख रही है। एमडी की एग्जिट कभी भी ऐसे अनअनाउंस्ड आए तो फिर थोड़ा कंसर्न तो बनता है। कैसे देखें सर इसको औरोबिंदो के लिए? अभी बंसल जी कह रहे थे ना, बंसल जी इसी का बोला ना आपने कि ऐसा वो लाइफ टाइम ब्रेकआउट वाला है, इसमें नहीं हुआ। इसमें ब्रेकआउट हुआ अनिल जी, ब्रेकआउट के बाद चला नहीं, ऊपर गया था, फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। नहीं, फॉल्स तो नहीं बोलेंगे, ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेट हो रहा था और नेगेटिव न्यूज आई तो कंसोलिडेशन करेक्शन में बदल गया। ये जो आज एमडी वाली ना, हाँ, कौन जाने ये पॉजिटिव हो। नहीं, अब तो पॉजिटिव है, ऊपर से करेक्ट हो चुका है। नहीं, ऊपर से करेक्ट नहीं, चेंज ऑफ मैनेजमेंट पॉजिटिव भी तो हो सकता है। चेंज ऑफ मैनेजमेंट नॉट नेगेटिव ऑलवेज, कि अब नया मैनेजमेंट आएगा क्या कि 10-12 साल से वो थे,
और जाहिर सी बात है कि आप देख सकते हैं बाकी फार्मा शेयरों के मुकाबले में कंपनी की परफॉर्मेंस उतनी बढ़िया नहीं रही। तो देखते हैं आज देखिए औरोबिंदो फार्मा क्या होता है। नहीं अनिल जी, कंपनी तो बहुत बढ़िया है। हो सकता है नीचे खुलने के बाद स्टॉक रिकवर कर जाए, हो सकता है नीचे खुले ही ना, और हो सकता है बहुत लोग अब नए मैनेजमेंट पे ज़्यादा भरोसा करें। आप तो ये बताओ, चार्ट देखो फटाफट और ये बताओ कि इसको नीचे कहाँ आए तो लेना है। उल्टा सोचो तभी पैसा बनेगा। अनिल जी, मेरे को लग रहा है ऑलरेडी बॉटम हो चुका है, और अगर आप रिकलेक्ट करें तो अनिल जी इसको हमने 680-85 के अराउंड मैंने और कुणाल जी ने 2-3 बार इसको रिकमेंड किया था, और एज ऑफ नाउ अगर हम देखें तो यहाँ पर 700 रुपए 700 रुपीज एक अहम बेस है, और मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग होगी। 700 के नीचे स्टॉक जाता लग नहीं रहा है। 700 का ही स्टॉप लॉस बैठता है, और यहाँ पर जो पहले टारगेट्स बैठते हैं 755 760 के बैठते हैं। तो बस इतने छोटे पहले टारगेट। अच्छा, पहले टारगेट, ओके। तो औरोबिंदो फार्मा है वो स्टॉक जहां पर एक्शन दिख सकता है भरपूर आपके लिए। कुछ टेक्सटाइल शेयरों पर भी राय ली जाए। सियाराम सिल्क मिल्स, यहाँ पर भी एबेकस फंड की तरफ से थोड़ी खरीदारी आती हुई दिखी। हालांकि डीएसपी ने बेचा है, लेकिन हमारा फोकस एबेकस की खरीदारी की तरफ ज्यादा है। जैन साहब, राय दे अपनी जरा सियाराम सिल्क मिल्स पर। बिल्कुल, ये जेम स्टॉक भी है और आपने भी रेकमेंड किया था, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक और भी ज्यादा परफॉर्म करेगा। ऊपर के लेवल से बहुत अच्छा करेक्टेड स्टॉक है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो भी इनके जो फंडामेंटल्स डिस्टॉर्टेड हुए थे क्योंकि लॉकडाउन और इन सब का बहुत बड़ा इंपैक्ट इन स्टॉक्स पे पड़ा है, अब मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक बहुत अच्छा करेगा। मुझे जो ग्रुप की पेडिग्री है वो बहुत बढ़िया लगता है, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर बैकग्राउंड, पास्ट बहुत अच्छा, और जो ब्रांड्स है इनके हाथ में वो बहुत जबरदस्त है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक में जिन लोगों ने हमारे कहने पे निवेश किया है वो बिल्कुल निवेशित रहे, और जब एबेकस फंड का नाम लग जाता है तो और भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो आई फील कि आराम से 450 तक के टारगेट्स के लिए स्टॉक को खरीदना चाहिए। खरीदारी करने की राय सियाराम सिल्क मिल्स पर, और 500 रुपए का टारगेट मेरा भी है, जहां तक जाने की संभावना जरूर बननी चाहिए इस स्टॉक के लिए। आइए विश्वेश जी से कर ले सुप्रभात। गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपका पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा चॉपी रहना चाहिए, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटने के बाद एक रिएक्शन आया था, लेकिन ग्लोबल मार्केट अभी स्टेबल है, तो शायद हम ऊपर खुलेंगे, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाता है। तो थोड़ा सा सेफ बेट लेना चाहूंगा। मुझे लगता है कि पिछले वीक में महिंद्रा एंड महिंद्रा MNM पे एक अच्छा मूवमेंट आया है, और शायद आने वाले वीक में अच्छा रहेगा। तो MNM का 827 का क्लोज था कैश में। मुझे लगता है कि यहाँ पे 810 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें तो 900 का टारगेट एक्सपेक्ट करना चाहिए ड्यूरिंग द वीक। तो ये है M&M पर खरीदारी करने की राय विश्वेश जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। तेजी करके चले। ऑटो स्टॉक्स में मजबूती के संकेत वैसे भी दिख भी रहे, जहां पर आगे और आपके लिए एक्शन बन सकता है। ओके, एक्शन बन रहे हैं कुछ और स्टॉक्स में। हाल ही के नए खिलाड़ी जो वायदा कारोबार में शामिल हुए हैं, डेल्टा कॉप, इसके लिए बड़ा एक्शन वाला दिन रहा शुक्रवार को। सिमी जी, डेल्टा कॉप के चार्ट्स देखिए, क्या अभी भी तेजी बाकी है या फिर अब एंट्री करने के लिए हो चुके हैं लेट? नहीं, तेजी अभी भी बाकी है अनिल जी। मुझे लगता है कि अगर छोटा मोटा डीप इंट्राडे में मिलता है तो वो यूज करना चाहिए खरीदारी नया करने के लिए। 280 के आसपास उस दिन बंद हुआ था, तो मुझे लगता है कि छोटा मोटा डीप मिलता है तो भी 270 268 ये रेंज बहुत जल्दी टूटने वाला नहीं है। 265 का स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगी, और जो मोमेंटम इसने एक्वायर किया है मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 320 तक ये जाके सेटल करेगा। तो छोटा डिप का इंतजार करना पड़ेगा। 265 का स्टॉप लॉस या 264 का स्टॉप लॉस होगा, और 320 का टारगेट रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए डेल्टा कॉप। लगातार हमारे एक्सपर्ट्स का भरोसा रहा है इस काउंटर पर, और देखिए बढ़िया तेजी में भी आपको ये दिख रहा है। ढेर सारे और स्टॉक्स हैं जहां पर करना है फोकस। SGX निफ्टी भी रिकवर होकर 17,550 के ऊपर लेवल्स होल्ड कर रहा है।